हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रासायनिक संयोग के नियम में पॉइंट नंबर 2 स्थिर अनुपात का नियम पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th में ये नियम काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है और इस नियम पे सवाल भी दिया हुआ है। क्लास 11th में भी ये नियम है, तो ये नियम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए रासायनिक संयोग के नियम में एक एक नियम करके हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कम समय में हम लोग इसको कवर करेंगे। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, मात्र 5 से 10 मिनट में आप लोगों को ये बता दूंगा स्थिर अनुपात का नियम होता क्या है। तो यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम सन 1799 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था J.L. प्राउड्स। जिनका क्या नाम था? J.L. प्राउड्स। उन्होंने तत्वों के भाग लेने पर जो यौगिकों का निर्माण होता है उससे संबंधित एक नियम प्रतिपादित किया। इन्होंने कहा उस नियम में कि अगर किसी भी यौगिक के निर्माण में जो तत्व भाग लेते हैं तो उनका जो भारा अनुपात होता है, अगर वैसे कोई भी यौगिक उठाया जाए तो उनमें क्या मिलेगा? निश्चित मिलेगा, नियत मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, स्थिर मिलेगा, वो कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि सन 1799 फ्रांसीसी वैज्ञानिक J.L. प्राउड्स ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार किसी भी यौगिक के निर्माण में भाग लेने वाले तत्वों का जो भारानुपात होगा, उनके जो भार का अनुपात होगा, वो सदैव क्या होता है? निश्चित होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है, वो एकदम नियत होता है, फिक्स होता है। जैसे एग्जाम्पल के हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए H2O क्या ले सकते हैं? H2O। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो H2O है जल में हम लोग देख सकते हैं, वो जल चाहे हम लोग नाली से उठाएं, चाहे समुद्र से उठाएं, चाहे वो RO से उठाएं, कहीं से भी हम लोग ले सकते हैं। और उसमें जो जल का सूत्र होगा वो H2O ही होगा। और जो H2O हमें मिल रहा है उसमें उनका जो भारा अनुपात होता है, जो भार का अनुपात होता है, जो उनके परमाणु भार का अनुपात होता है, वो नियत होता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? तो देख रहे हैं H2O में हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो एक हाइड्रोजन का जो भार होता है वो होता है 1 AMU। ऑक्सीजन का जो भार होता है वो होता है 16 AMU। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2 हैं। तो एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो भार होगा वो 2 होगा। और ऑक्सीजन की मात्रा जल में कितनी होते हैं? तो 1 ही, यानी जल के 1 अणु लें तो उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो कितना होगा? 1 होगा। और इस कंडीशन में इसका जो भार है तो उसका भार है 16। जब इसको काटेंगे तो 2 से यहाँ पे 16 कटेगा 8 बार में। कितने बार में कटेगा? 8 बार में। यानी कि जो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात मिलेगा, किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात मिलेगा वो मिलेगा 1:8 का अनुपात हमें मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है? जो इनका अनुपात है 1:8, तो जल का कोई भी मॉलिक्यूल्स लें, कोई भी अणु लें, उसमें जितना भी हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात मिलेगा वो 1:8 ही के अनुपात में मिलेगा। वैसे ही एक और एग्जांपल देख सकते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 मान लो और एग्जांपल नंबर 2 देखा जाए। जैसे मान लेते हैं हम लोग H2O ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? H2O तो हम तुम लिए ही है। मान लीजिए ग्लूकोज ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज में देखेंगे इनका जो भारानुपात होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हम लोग देख लेते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अगर देखा जाए तो क्या होगा? यहाँ पे ग्लूकोज का जो अनुपात होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वो क्या होगा? कार्बन का 6 होता है। तो यहाँ पे देखो जो कार्बन का जो अणु भार होता है वो होता है कितना? तो कार्बन का होता है 12 AMU। तो कार्बन कितना है? 6 है। तो 12×6 कितना होगा? 72 हो जाएगा, यानी कि 72 AMU। प्लस यहाँ पे देख रहे हैं संबंध किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कितना? 12। एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 हाइड्रोजन का हो जाएगा यहाँ पे 12। उसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 6 है। तो 16×6
96, यानी कि इसका हो जाएगा 96। अब इसको अगर हम लोग कट करें तो 12 कम 12, यानी कि 1 मिलेगा, 12 छक 72, यानी कि यहाँ पे 6 मिलेगा, और 12 8 96, यानी कि यहाँ पे 8 मिलेगा। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है ग्लूकोज में, किस में होता है? ग्लूकोज में। तो अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखा जाए, किसका? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आपस में अनुपात देखा जाए तो हमें मिल रहा है 6 संबंध 1 संबंध 8, यानी कि यहाँ पे हमें मिल रहा है 6 संबंध 1 संबंध 8 मिल रहा है। और ये जो अनुपात होता है ये हमेशा फिक्स होता है। अब जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स लेंगे, जितने भी ग्लूकोज के अणु लेंगे, उन सब में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो हमेशा फिक्स होगा। उसी तरह एक और उदाहरण ले सकते हैं, मेथेन। क्या ले सकते हैं? मेथेन। मेथेन क्या होता है? CH4 को हम लोग बोलते हैं मेथेन। तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 ले सकते हैं। उदाहरण नंबर 3 में क्या होगा? मेथेन में जो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है, किसका? कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात। या फिर देख सकते हैं हाइड्रोजन और कार्बन का अनुपात हमें देखना है। तो कैसे देखेंगे? तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा 4, और 1 कार्बन का होता है 12। कितना होता है? 12। तो काटेंगे तो मिलेगा 1 संबंध 3 का अनुपात। कितने का अनुपात मिलेगा? 1 संबंध 3 का अनुपात। और ये किसका अनुपात है? तो मेथेन में हाइड्रोजन और कार्बन का अनुपात है 1 संबंध 3 का अनुपात। तो जितने भी मेथेन का मॉलिक्यूल्स लेंगे उन सब में हाइड्रोजन और कार्बन का जो अनुपात मिलेगा वो 1 संबंध 3 का अनुपात मिलेगा। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है, तो जो क्लास 9th में दिया हुआ है तो उसको हम लोग देखेंगे, और ख़ास करके वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको भी देख लेते हैं कैसे स्थिर अनुपात के नियम का वो पालन करता है, इसके बारे में। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं। हम लोग देखेंगे एक नया क्वेश्चन। इसमें दिया है एक प्रयोग में 1.53 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड का गर्म हाइड्रोजन द्वारा अपचयन किया गया तो 1.27 ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ, एवं एक अन्य दूसरे प्रयोग में 3.06 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को गर्म हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन किया गया, तब 2.54 ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ। तो सिद्ध कीजिए उपरोक्त आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम का क्या कर रहे हैं? पालन करते हैं। यही हमें सिद्ध करना है। तो मान लीजिए इसको अगर हम लोग हल करें, इसको क्या करें? हल करें, तो हमें कैसे हल करना पड़ेगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, दिया हुआ है पहले प्रयोग के लिए, लिखेंगे पहले प्रयोग के लिए। पहले प्रयोग के लिए क्या होगा? पहले प्रयोग के लिए तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड की मात्रा जो है 1.53 है, तो लिख सकते हैं क्यूप्रिक CuO की मात्रा बराबर कितना है? 1.53 ग्राम। और जो प्राप्त कॉपर है, यानी कि जो कॉपर का द्रव्यमान है, प्राप्त Cu की मात्रा कितना है? तो प्राप्त Cu की मात्रा जो है वो है 1.27 ग्राम, ये है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या किया गया है? अपचयन। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन अगर किसी भी अभिक्रिया के दौरान निकल रहा है या हाइड्रोजन जुट रहा है उसके जगह पे, तो ये जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं हम लोग अपचयन की क्रिया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे पहले CuO था, क्यूप्रिक ऑक्साइड था, बाद में क्या हो गया? कॉपर हो गया, अपचयन कराया गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ इसमें, कैसे क्या हुआ? तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो पहले था वो CuO था, और इसका जैसे ही हम H2 के साथ रिएक्शन कराए, क्या किए? H2 के साथ क्या करवाए? रिएक्शन कराए, गर्म H2 के साथ। तो यहाँ पे अपचयन की क्रिया हुई, यानी कि Cu अलग हो गया
और यहाँ पे जो हाइड्रोजन हुआ वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, जुड़ गया, Cu अलग हो गया और H2O का निर्माण हो गया। तो ये अपचयन की क्रिया हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ रिएक्शन, क्या हुआ, इसका रिएक्शन हो गया, इसका रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जब इसको हल करेंगे तो देखेंगे पहले CuO था, बाद में क्या हो गया, Cu हो गया। तो इसमें हमें देखना है स्थिर अनुपात के नियम का यह पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे CuO की बात कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा भी हमें क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। तो जो पहले CuO था उसमें से अगर Cu को हम घटा दें तो जो बचेगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा होगा। तो कितना होगा ऑक्सीजन की मात्रा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे है CuO, तो लिखेंगे O2 की मात्रा, यानी ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन को हमेशा O2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो O2 की मात्रा या फिर ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो क्या हुई, तो CuO की मात्रा माइनस Cu की मात्रा, और CuO की मात्रा कितनी है, तो CuO की जो मात्रा है वो है कितना, तो दिया हुआ है 1.53 ग्राम, माइनस Cu की मात्रा जो है 1.27 है, 1.27 ग्राम है। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना, तो हमें मिलेगा 0.26 ग्राम, ये हमें मिलेगा। यानी कि ये ऑक्सीजन की मात्रा है, किसकी मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा ये है। तो ऑक्सीजन की मात्रा मिला 0.26 ग्राम। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर और ऑक्सीजन का जो अनुपात हमें मिल रहा है, कॉपर, ठीक है, कॉपर की मात्रा बटा ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा का अगर हम लोग अनुपात देखें तो अनुपात हमें कितना मिलेगा, तो कॉपर की जो मात्रा है वो कितना है, तो कॉपर की मात्रा है 1.27 है कॉपर की मात्रा, 1.27 क्या है, कॉपर की मात्रा है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन की जो मात्रा है, किसकी मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 0.26 है ऑक्सीजन की मात्रा। तो अगर इसको हम लोग काटेंगे तो लगभग कटेगा, लगभग ये कटेगा 4.8 बार में ये कटेगा, और भी आएगा अंक लेकिन 4.88 बार में कटेगा। तो लगभग इसका जो वैल्यू आएगा वो 4.88 आएगा। तो ये हो गया कॉपर की मात्रा बटा ऑक्सीजन की मात्रा, यानी कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात हो गया पहले प्रयोग के लिए। किसके लिए हो गया, पहले प्रयोग के लिए। तो ये तो हो गया पहले प्रयोग के लिए। इसी प्रकार दूसरे प्रयोग के लिए कितना होगा, दूसरे प्रयोग के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे लिखता हूँ दूसरे प्रयोग के लिए, दूसरे प्रयोग के लिए, दूसरे प्रयोग के लिए क्या होगा, तो दूसरे प्रयोग के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्यूप्रिक ऑक्साइड की मात्रा है वो कितना है, 3.26 ग्राम, यानी कि CuO की मात्रा बराबर 3.06 ग्राम, ये है। उसी तरह जो है Cu की मात्रा अपचयन के बाद जो Cu की मात्रा है वो कितना है, तो वो दिया है 2.54 ग्राम, 2.54 ग्राम, ये है 2 कितना है, 54 ग्राम है, इतना है। अब देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा O2 की मात्रा कैसे निकलेगा, तो CuO की मात्रा माइनस Cu की मात्रा, तो CuO की मात्रा कितना है 3.06 ग्राम,
माइनस इसकी जो मात्रा है 2.54 ग्राम है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये जगह दशमलव, ये जगह 2 और ये हो जाएगा कितना, तो ये जगह 5, यानी कि 0.52 ग्राम होगा। अब इसको अगर हम लोग देखें तो इसका जब अनुपात हम लोग निकालेंगे तो कॉपर की मात्रा बटा ऑक्सीजन की मात्रा कितना होगा, तो कॉपर की मात्रा बटा ऑक्सीजन का, कॉपर की मात्रा कितनी है, तो कॉपर की मात्रा है 2.54 बटा इसकी मात्रा है 0.52, और इसको भी अगर हम लोग काटेंगे तो ये भी आपका आएगा लगभग 4.88 ही आएगा। तो देख रहे हैं दोनों का जो अनुपात है, दोनों का जो क्या है अनुपात है, वो लगभग कितना है, बराबर है, एक दूसरे क्या है, एग्जैक्ट है, बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम का पालन कर सकते हैं। अतः उपरोक्त आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम का पालन कर रहे हैं। स्थिर अनुपात के नियम का पालन कर रहे हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया इस सवाल का हल। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सरल गुणित अनुपात का नियम, और इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे, क्योंकि आज के लिए इतना ही, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कल।